अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजर अजीज। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, मुल्क की सियासत इस वक्त एक ऐसे भंवर में फंसी हुई है जहाँ एक तरफ संजीदा नोयत के रियासती मामलात हैं और दूसरी जानिब इल्जामात और किरदार कुशी की एक ना खत्म होने वाली जंग जारी है। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की बुशरा बीबी और इमरान खान से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट ने पाकिस्तान की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। और चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर साबिक करीबी रुफ़का के बयानात ने इस रिपोर्ट को मजीद रेलेवेंट बना दिया है, जबकि PTI की तरफ से इसे झूठ और किरदार कुशी करार देकर कानूनी चाराजोई का ऐलान किया गया है। यहाँ एक बात अहम है कि जब आलमी जरीदे डेली मेल ने शहबाज शरीफ पर इल्जामात लगाए थे तो शहबाज शरीफ ने डेली मेल पर केस किया था और डेली मेल से माफ़ी मंगवाई थी। अब बैरिस्टर गौर ने भी द इकोनॉमिस्ट के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की तरफ से ख्वाजा आसिफ इस रिपोर्ट को मुकम्मल दुरुस्त कहते हुए संगीन इल्जामात लगा रहे हैं कि मुल्क की फैसला साजी जादू टोने के रहमो करम पर थी और ताकतवर हल्के इस पूरे अमल से फ़ायदा उठा रहे थे। हकीकत क्या है ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन एक बात साफ है कि इस बहस ने सियासी फिजा को मजीद जहर आलूद कर दिया है। इसी दौरान इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ मुकदमात में पेशरफ्त हुई है। जायदाद की तफसीलात अदालत में जमा होने और बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने ने भी PTI की मुश्किलात में इजाफा किया है। दूसरी तरफ मुल्क की पहली वफाकी आईनी अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया और जजेस ने हल्फ उठाया है। ये वही अदालत है जो 27वीं तरमीम के तहत कायम हुई थी और अब सियासी हलकों में ये खबर भी गर्दिश में है कि 28वीं आईनी तरमीम की तैयारियां शुरू है, जिसमें सियासी ढांचे को असर नौ तश्कील, मुमकिन नए सूबे और एग्जेक्टिव के इख्तियारात में रद्दोबदल जैसे अहम नुकात शामिल हो सकते हैं। कराची में मुस्तफा कमाल ने पीपल्स पार्टी को सख्त पैगाम देते हुए बल्दियाती निज़ाम और 18वीं तरमीम तक को दांव पर लगाने की वार्निंग दे दी है, जिससे सिंध की सियासत में भी एक नई हलचल पैदा हो गई है। जबकि आज़ाद कश्मीर में तहरीके अदम एतमाद के जरिए हुकूमत की तब्दीली के इम्कानात ने वहाँ भी सियासी दर्जे हरारत को बढ़ा दिया है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि इन तमाम सियासी खींचातानी के दरमियान अवाम कहाँ खड़े हैं। राना सनाउल्लाह खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि मुल्क में महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है, मगर हुकूमत कहती है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि IMF ने हाथ बांध रखे हैं। यूँ महसूस होता है जैसे सियासतदान अपने जाती झगड़ों, इल्जामात और ताकत की रस्साकशी में मसरूफ है, जबकि मईशत मुकम्मल तौर पर बैरूनी फैसलों की गुलाम बन चुकी है। 27वीं तरमीम के बाद अगर तरमीम में सियासी ढांचे, सूबों की तकसीम और एग्जेक्टिव पावर में तब्दीलियां आने वाली है तो क्या ये इकदामात वाकई रियासती इस्लाहत होगी या ताकत की नई इंजीनियरिंग? जब सियासी क़यादत एक दूसरे पर किरदार कुशी, रूहानी असर रसूख और ताकत की रस्साकुशी के इल्जामात लगाने में मसरूफ है तो अवाम की महंगाई, बेरोजगारी और माशी दबाव का हकीकी हल कौन देगा? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब। सईद साहब, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। काजी साहब, 27वीं तरमीम के असरात आना शुरू हो गए हैं। आईनी अदालत बन चुकी है, मुखालिफ जजेस इस्तीफा दे चुके हैं और बज़ाहिर मौजूदा सेटअप बड़ा सेटिस्फाइड दिखाई दे रहा है। आप 27वीं तरमीम को किस अंदाज में देख रहे हैं और उसके जो असरात, जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, उसका निज़ाम पर क्या असर होगा? देखिए, अगर तो वो मुतमिन हो गए होते तो फिर वो 28वीं और 29वीं जो तरमीम की बात क्यों कर रहे हैं? ओवरऑल मैं वैसे तो सर, वो तो कुछ चीजें रह गई है ना जो वो पूरी नहीं कर सके। मैसेज आम जो पीपल एट लार्ज हैं, पहले भी यहाँ कोई ऐसी आजादियां नहीं थी और अब वो कहते हैं जी बिल्कुल आजादियां आपने ले ली। आजादियां पहले हमारे पास कौन सी थी? जो 26 की जो तरमीम है, इससे पहले जिस तरीके से इंतखाबात हुए, जिस तरीके से जो है वो हुकूमत ने अपनी विल इम्पोज की, अपनी मर्जी की, जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जिस अंदाज से उसने इलेक्शन करवाए, तो कौन सी 26वीं तरमीम? और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसमें ये 26वीं और 27वीं तरमीम नहीं थी, उनका क्या बिगाड़ लिया था, क्या कर लिया है? तो मेरे ख्याल में ये कोई रेलेवेंस नहीं है। पाकिस्तान के जो इमीडिएट इश्यूज है, इमीडिएट इश्यूज आपकी डेट रिडन इकोनॉमी है, आपका कोई जरिया मुआश नहीं है सिवाय कर्ज के और रोल ओवर के। आप जो है वो मैशत अपने पांव पे नहीं है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, बिजली के मसाइल हैं, उनको कोई टच नहीं कर रहा। RLN के मसाइल है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बोझ है हमारे ऊपर। तो ऑल दीज थिंग्स हैव नथिंग टू डू विद प्रैक्टिकली विद, अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब या हालिया हुकूमत ये इस किस्म का एक नफ्सियाती तिफल तसल्ली चाहती है 26वीं 27वीं तरमीम से, तो समथिंग एल्स। अलबत्ता इन तरमीम का पाकिस्तान के आम आदमी की इकोनॉमिक रियलिटी, पॉलिटिकल रियलिटी
उसकी उसकी मैशत, उससे कुछ लेना देना नहीं है। और इत्मीनान होता तो ये तरामीम ना की जाती, और अगर इत्मीनान हो गया होता 26वीं और 27वीं से तो 28वीं और 29वीं की बात ना होती। तो अब तो अगर सर आप 28वीं चाहते की हैं भी कि बातें आपका तो होना इत्मीनान शुरू हो तो गई अवाम है को ना, जो इत्मीनान। सर एजेंडाज वो 27वीं में अचीव नहीं कर सके हैं वो 28वीं में करेंगे। मजीद मामलात ऐसे सामने आएंगे, जैसे हम देखेंगे कि नए सूबों की बात कर रहे हैं, एनएफसी अवार्ड्स की बातें की जा रही हैं, जो इसमें नहीं करना चाह रहे थे वो जल्द अज जल्द जो एजेंडाज वो हासिल करना चाहते थे उन्होंने 27वीं में कर लिए। अब वो फर्दर जो कंसेंसस डेवलप करेंगे, आपको क्या लगता है कि अब आपके पास कोई ऐसी खबर है कि कोई पावर स्ट्रक्चर में तब्दीली आ रही हो? मेरे पास तो मेरी सेंस है, मेरा हंच है कि ये सूबे बनाएंगे। हाँ। ये सूबे बना के मुझे ये लगता है कि देखें, ये बात किसी ने जो एनालिसिस किया है मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। वो एनालिसिस ठीक है कि अगर आप जो है वो आजादियां खत्म करते हैं या आप जुडिशरी को वो सबसर्विएंट करते हैं तो अल्टीमेटली आप रास्ता वार करके सियासी जमातें भी खत्म हो जाएं। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला तब इन पॉलिटिकल पार्टीज को एहसास होगा जो अब अपनी स्किन सेव करना चाहते हैं, जो इनके माशाल्लाह नेक इनके अमल हैं, और जो इन्होंने जो खौफ है इनके अंदर रात को जो सोने नहीं देते, जिस तरीके से इन्होंने इसमें मुल्क की मैशत को जो के साथ खिलवाड़ किया है, तो वो इसलिए मैंने यही कहा ना कि ये जो तरामीम है वो आबे हयात नहीं है। और फिर ये कि रूलिंग क्लास की आपस की लड़ाई है, भाई नहीं देते सुप्रीम कोर्ट को हम इख्तियारात, हम एग्जेक्टिव अपने पास रखेगी। अब एग्जेक्टिव से अवाम का क्या ताल्लुक, सुप्रीम कोर्ट से अवाम का क्या ताल्लुक? ये जो रूलिंग स्ट्रक्चर है वो तो पूरी तरीके से कैप्चर्ड है, और वो एलीट की आपस की लड़ाइयों में और सुलह पर वो उस पे मसरूफ रहते हैं। तो बात ये है कि मैं रूलिंग स्ट्रक्चर में शायद तब्दीली हो, और कुछ हिस्सों को जो सिविलियन एलीट और सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है, इसने तो इफेक्टिवली अपने हाथ काट के टेबल पे रख दिए हैं। तो ये तो डन एंड डस्टेड है। ये जो उन्होंने किया है अपने आप को बचाने के लिए, सियासत में वोट की ताकत से खौफजदा होके किसी ताकत की छत्र छाया तले नीचे आने का जो इनका एक नफ्सियाती था खौफ, जो उन्होंने जो किया है, अल्टीमेटली ये इट इज सेल्फ डिफीटिंग। और ये बेसिकली सिविलियन एलीट जो है वो चाहे वो हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर है, वो अपने ये तरामीम उस पर अपना खुदकुश हमला है। तो ये अल्टीमेटली आप आने वाले दिनों में देखेंगे, यार सूबे भी बनाए जाएंगे, सूबे बनेंगी तो पॉलिटिकली ये जो ऑलिगार्कीज हैं इनकी कमर टूटेगी। तो ये आने वाले दिनों में मुझे जो नजर आता है, ये मेरा तज्जिया है, मेरी खबर नहीं है, कि ये भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सब सर्विएंट हुई है, खैर पॉलिटिकल एलीट जो है वो तो सब सर्विएंट हो ही गई है, रही सी कसर इसकी भी नहीं रहनी जी। तो इसका मतलब है कि ये जो उन्होंने अपने हाथ काट के दे दिए हैं, ये अब खुद गड़ा खोद रही है ये पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी। आज जैसे सुहेल वारिस साहब का भी कॉलम था, उन्होंने भी कहा कि मौजूदा निज़ाम तब्दील होगा। आपके ख्याल में क्या क्या तब्दीली आएगी, क्या किस किस्म का सेटअप हो सकता है? देखें, तब्दीली से क्या मतलब है, क्या जो अगले महीने या इस महीने जो बिल आएगा वो कम आएगा आवाम के लिए? 25 करोड़ लोगों के लिए कोई तब्दीली नहीं है। एक ही तब्दीली है कि बद से बदतर होंगे, हर बार उन पर उनका इस्तेसाल बढ़ेगा। अब अगर तब्दीली से मुराद ये है कि भाई एग्जेक्टिव है और एक्टिव के जो नुमाइंदे हैं, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो आपने कंपोजिशन कर दी है, आइंदा आजम नजीर तारड़ साहब जैसे जीनियस जो हैं और एहसन धोन साहब जैसे जीनियस जो हैं वो आपके जो जजेस हैं उनका तयन करेंगे, तो साथ तक आप तब्दीली को अगर तब्दीली समझते हैं तो समझ दें। अब देखें, ये डिस्कनेक्ट है और रूलिंग एलीट आपस में वहां गुथम गुथा है कि जी ये देखें जजेस बिलावजा फैसला दे देते हैं, हम कहते हैं कि ये सीटें जो हैं वो नहीं देनी उसको, ये जो रिजर्व सीटें हैं उधर दे दो, हमें उधर चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी इधर नहीं चाहिए। ये लड़ाई आपस में लड़ लें, जो जीते जो हारे, इससे अवाम का क्या लेना देना है। हाँ, जो लोग एसोसिएटेड थे या जिन्होंने वोट डाले वो बिट्रेड जरूर फील करते होंगे किसी एक पार्टी के या बिलखुसूस पीटीआई के, मगर बाई एंड लार्ज इन तमाम तब्दीलियों का मैसेज सर मैं बात तो कोई, आपको क्या लगता है कुछ चेहरे तब्दील होंगे जो बैठे हुए, कुछ इस तरह का निजाम आ जाए, कुछ आपको लगता हो आगे आने वाले दिनों में? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज तभी जिंदा रहती हैं जब हम जिंदा रहें, हम साफ जिंदा रहे, अदालतों पे थोड़ा बहुत जो है वो हमारा एतबार हो कि भाई वो अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है, जब हमें पता हो कि अगर जज हमारे हक में फैसला देगा तो रात को उसकी ट्रांसफर नहीं हो जाएगी। तो जब ये सब कुछ आप कर लेते हैं तो आखिर में आपका घर बचता है। वो ऑलिगार्कीज है, अभी तक तो वो महफूज हैं, उनके कारोबार महफूज है, उनकी इकट्ठी की गई जायज नाजायज दौलत महफूज है, उनके केसेस फारिग हो चुके हैं, पीटीओ के बारे में कोई नहीं पूछ रहा जो आपने जो मुआहदे किए थे क्या कोई किकबैक्स ली गई या नहीं ली गई। हालांकि बिजली के बिल बोल कर बताते हैं कि किकबैक ली गई, खोल के देख लें।
लेकिन सर वो तो जैसे जिस तरह से अगर आप देखें कि ऑल गुड हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो इधर से और सब कुछ उनकी मर्जी से होता जाए, तो फिर क्यों उनको तब्दील करना चाहेंगे? डोंट यू थिंक कि उनको भी ये सूट करता है कि हाँ ठीक है, वो जो लाना चाह रहे हैं ये आमीन बोलते हैं? ये देखें मलबे कितनी देर पर सर पे उठाएगी। ये जितना मलबा उठाया हुआ है उन्होंने, जो कि बेसिकली अगर आप समझें तो इदारों की अपनी रेप्यूटेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जो सीरियस सेक्शन हैं आपकी डीप स्टेट के, वो ये समझते हैं कि ये मलबा हम ज्यादा देर सर पे नहीं उठा के रख सकते, ये उतारना पड़ेगा। क्योंकि देखें, जो अगर आपको किसी हद तक अवाम में एतबार चाहिए या कोई तब्दीली चाहिए, तो आप मुझे बताएं ना कि कौन कौन जो है ये इनकी जो रेप्यूटेशन है, इनकी जो तारीख है, इनके बारे में जो लोगों में परसेप्शन है, वो क्या है। इमरान खान को वोट उसकी पॉपुलैरिटी के मिले थे, इनकी नफरत के मिले थे, लोग इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, तो वो इमरान लीडर बन गया। तो ये बात इनको समझ नहीं आती। देर नहीं लगती, एसेट जो है जब लाइबिलिटी बन जाते हैं, इनकी लाइबिलिटी बनने का वक्त भी जल्द मतलब आ जाएगा। दिस इज माय हम्बल ओपिनियन। जो अवाम को खुशफहमियां दिखा रहे हैं कि जो ये जी अब हमारा निज़ाम मजबूत हो रहा है, अब हम एक मजबूत पोजीशन में आ गए, ये चलता रहेगा, तो अब हमारा जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो फिर मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा, अब हमें मजीद शायद हमारी सरमायाकारी भी आ जाए, बेहतर हो जाए हालात। यार कौन सी सरमाया माशी इस्तेहकाम दो किस्म के हैं। जो मतलब क्या जो शरीफ खानदान है या जो जरदारी खानदान है, उधर तो बिल्कुल माशी तौर पर बिल्कुल ठीक है, कोई बैंकरप्सी तो नहीं फाइल कर रहा। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, वो उधर तो रेल पेल है, मौजे हैं, इधर दुबई में घर, वलायत में घर, हर जगह पे उधर तो बिल्कुल माश मुल्क नाजुक, यही आगे कहते मुल्क नाजुक दौर से। तुम कहां से नाजुक दौर में गुजर रहे हो? वो आदमी जिसने मोटरसाइकिल पे 5 बच्चे और पूरा खानदान 6 लोग, वो नाजुक दौर से गुजर है। तो बात यह है कि ये बेसिकली ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी की तलाश में है। और इन्होंने ये कहा है कि भाई हमें कुछ ना हो, जो लेना है हमसे ले लो भाई, ये टेबल पे रख दिया है, आप ये करें 28वीं 2029वीं तरमीम कर लें। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि ये 2029वीं तरमीम हो जाए और ये उसके लिए आब हयात होगा, तो आई थिंक ही इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। भाई हमारे तो काजी साहब बड़े वो राना सनाउल्लाह तो बड़े दुख से कहते हैं कि हम तो आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, बड़े मजबूर हैं, हम महंगाई कम करना चाहते हैं, आवाम के लिए काम करना चाहते हैं, मगर मसला IMF का है, वो नहीं मान रहा। मईशत की ये सूरत हाल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स बता रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, मगर हुकूमत को सिवाय तरमीम और अपोजिशन पर ऐसे इल्जाम से फुर्सत ही नहीं, तो क्या इस तरह से हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? देखिए, मैं कल परसों देख रहा था आपके सेनेट के चेयरमैन जो है जिस गाड़ी में बैठे हुए थे, देखें ये कौन सी मैशत है। इनके पक्ष 22 बिलियन डॉलर की ये सब्सिडी लेते हैं। जो है एक आपके ये इदारा जो सुप्रीम कोर्ट का इदारा है और रहा है, और जो भी इसकी शक्ल है, वहां पता करें पेंशन कितने % मिलती है, प्लाट कितने का मिलता है, बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स है वो प्लाट कितने लेते हैं। हम बड़े गरीब हैं, हम आपको कुछ, हम हमारा रोज बिजली का बिल बढ़ाएं हैं, और आप कितने पैसे जमा करवाते हैं। वो जो करोड़ों का प्लाट होता है, आप कितने लाख दे के वो आपका प्लाट हो जाता है। कहाँ आपके घर है, आपके रिहाइश कहाँ है, आपकी दुनिया कहाँ है, आम आदमी की दुनिया कहाँ है। तो ये मेरा समझो इससे बड़ा बेहुदा झूठ कोई नहीं है कि हम बड़े मजबूर हैं, IMF ने ये कर दिया। अब 22 बिलियन डॉलर एक बंदा आए, जहाँ उठा के निकाले, जूते मार के बाहर निकाले, ये जो लीचेस हैं, ये जो जौंकें लगी हुई हैं, वो पैसा अवाम पे 22 बिलियन डॉलर अवाम पे सालाना खर्च हो, इस मुल्क की तकदीर बदल जाए। मगर ये काम बड़े नेकोकार और परहेजगार लोगों का होता है, ये फराडियों का और बिजली के ब्लैकियों का और चीनी के ब्लैकियों का नहीं होता। जब तक ये है, हमें ये दुख सहने पड़ेंगे। जी, तो कोई रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है? जिस तरह से अब जजेस जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो शायद वकला तहरीक चलाएंगे, वहीं PTI भी एहतजाज की कॉल दे चुकी भी है। आपको कोई बड़ी तहरीक नजर आ रही है जो हुकूमत को टफ टाइम दे सके, या फिर मौजूदा सेटअप के लिए अब शायद वो बस खुद ही जो उन्होंने अपने हाथ काटे हैं वही खतरा साबित होगा, वरना अपोजिशन की जानिब से कोई उन्हें खतरा नहीं है? कोई ऐसी तहरीक आपको नजर आ रही है? यार वैसे हमें शर्म आनी चाहिए अगर हम ये सोचें कि जो है मंसूर अली शाह साहब तहरीक चलाएंगे या अतर मिनल्ला साहब तहरीक चलाएंगे। तहरीकें तो पॉलिटिकल पार्टी चलाती हैं, और वो चलती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं चलती कि भाई आप लोगों के जो असल मसाइल हैं वो आप उसको लेके नहीं आते, बिजली के मसले को लेके नहीं आते, रोजगार के मसले को लेके नहीं आते। क्यों तहरीक जो है आजाद कश्मीर की जो है कामयाब हुई और उन्होंने तमाम मुतालबे मनवा लिए? वाह, किस लिए? क्या वहां कोई पॉलिटिकल लीडर था? वहां पे PTI की लीडरशिप मौजूद थी, वहां पे पीपल्स पार्टी थी, PMLN थी, कौन था? वो खुद लोग थे।
वो लड़ा, उन्होंने लड़ अपने हकूक लिए और आइंदा भी वो ले लेंगे। और जब ये सबक बाकी के लोग सीख लेंगे तो उन्हें भी अपने हकूक मिल जाएंगे। उनको हकूक जरदारी साहब के जरिए, शहबाज शरीफ साहब के जरिए या इमरान खान साहब के जरिए नहीं मिलेंगे। उन्हें खुद ही तारीख के अखाड़े में उतर के अपने हकूक के लिए लड़ाई लड़नी होगी। अपने तबके में से अपने लीडर तराश के लाने पड़ेंगे, तो फिर ही मसाइल हल होंगे। और वो वक्त अब मुझे तारीख में इतना दूर नहीं लगता जिस तरीके से हम रोज आज मेक्सिको में देखें जैन जी ने क्या क़यामत बर्पा कर रखी है। अभी आपने नेपाल देखा, बांग्लादेश देखा, आपने श्रीलंका देखा, इंडोनेशिया देखा, आपने एक्वाडोर देखा, जगह पे लोग वो निकल रहे हैं। अगले मरहले में वो अपनी लीडरशिप भी तलाश कर लेंगे। अभी आपने न्यूयॉर्क में देखा, तो आपको उम्मीद है कि यहाँ से कोई यहाँ को हम आवाम जागी हुई है, कोई यहाँ से भी कोई आपको नजर आ रहा है कुछ स्पार्क के, या फिर हम तो सर हमें तो उन्होंने डाल दिया हुआ है रोटी कपड़ा मकान के चक्करों में, हम तो अपने पेट पालने में लगे हुए हैं, वही मुश्किल से पाल रहे हैं। तो आपको यहाँ से कोई नजर आएगा? देखिए, समाज बांझ नहीं होते, तारीख बांझ नहीं होती, लेट हो जाती है, देर सवेर हो जाती है, लंबे हो जाते हैं पीरियड। मैं इस पीरियड के बारे में यही बात कहूंगा जो कही थी कि now decades are happening in weeks। अब हफ्तों में दहियां गुजर रही हैं। लिहाजा कुछ भी एक्सपेक्ट करें आप, और कुछ अच्छे मंजर या हैरत ज़्यादा कर देने वाले मंजर हम भी देखेंगे जिस तरह दुनिया देख रही है। जी सर, एक बहुत ही नामुनासिब स्टोरी जो द इकोनॉमिस्ट में बुशरा बीबी के हवाले से छपी है, उस पर हुकूमती वुज़रा ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, आप उसको मुनासिब समझते हैं कि एक खातून जिस पर माजी में भी इद्दत केस जैसा निजी नोयत का फजूल केस किया गया, अब फिर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये अमल किसी भी तौर पर सियासी, अखलाकी और कानूनी तौर पर जस्टिफाई है? यार, ये जो भी खातून है, मैं तो उनको नहीं जानता, मैंने पहली दफा इनका नाम सुना है। जिस किसी को भी इनकी स्टोरी की जरूरत पड़ गई है, मुझे उस पर रहम आता है। अगर आप ये समझते हैं कि इन स्टोरियों से आप ये भी एक इन तरामीम वाली कहानी है, तो मेरे ख्याल में आई थिंक सम वेरी इंपॉर्टेंट पीपल हैव सम वेरी इडियोटिक एडवाइजर्स, आई बिलीव सो। हर चीज जो है वो कर रही है, सामने नजर आता है खातून के चेहरे से वो कितना सच बोल रही है। मैं तो उनको डिस्कस नहीं करना चाहता। आई डोंट थिंक शी डिजर्व्स एनी मेंशन और एनी एनालिसिस। इट इज सेल्फ एविडेंट एंड उनका लहजा खुद बिट्रे करता है कि वो मौसूफ सच की आवाज के लिए खड़ी हैं। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की हमाकतों से परहेज ही करें तो उनके लिए बेहतर होगा, जो समझते हैं कि इसके जरिए से कोई मकसद हल होगा। इस तरह की वाकयात से एक तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी, और जो आप दुरुस्तगी चाहते हैं वो दुरुस्ती की बजाय खराबी ही होगी जो हो रही है। जी सर, लास्ट क्वेश्चन, आज आज़ाद कश्मीर की भी बात करते हैं। वहाँ आखिर क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने को बड़ी बेचैन है, हालांकि चंद माह बाद वहाँ इंतखाबात हैं और कहा यह जा रहा है कि 27वीं तरमीम के वोट्स के बदले में ये डील थी कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मिलेगी। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन इस हवाले से कि क्या क्या डील हुई थी और 28वीं तरमीम के लिए क्या क्या होगी? मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि रिपोर्टिंग इज नॉट माई बिजनेस। मैं तो आपके साथ तनाजुर पे बात कर सकता हूँ। जाहिर है शायद ये बात ठीक हो या दुरुस्त हो कि ये उनसे प्रॉमिस था कि ये काम कर दें। पहले हम जानते हैं कि डिले हो गया, एकदम से डिले आ गया था, ये इस नो कॉन्फिडेंस में डिले आ गया। अब 27वीं तरमीम पास होने के बाद ये एकदम से हो गई है, तो ले लें, वो क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी जो हुकूमत और जिस तरह से ये हुकूमत कर रहे हैं, उसे अगर ये हुकूमत ही समझते हैं तो कर नहीं ये हुकूमत। अब सिर्फ हुकूमत, इनका ख्याल है हुकूमत जो है उसका मतलब दो मतलब है। एक तो ये कि कोई केस हमारे खिलाफ ना हो, सच्चा झूठा कोई केस ना खुले, हमारी कोई मुबैना की हुई या ना की हुई वारदात ना खुल जाए, बस झंडे वाली गाड़ी में हम बैठे रहें, पोस्टिंग ट्रांसफर करते रहें, अपने मर्जी के वजीर लगाते रहें, और सिविलियन फंड जो है वो हम हक हलाल के जायज तरीकों से खर्च करते रहें। ये हुकूमत रह गई है। वेयर लाइज द रियल पावर, everybody knows, and there is no need to dwell on it at length। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड। अब नाज़रीन, इस वक्त दुनिया भर में पावर स्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है, आलमी सतह पर भी ताकत का तवाज़ुन बिगड़ रहा है। जनूबी एशिया के ममालिक में भी अब मुल्की निज़ाम हो या सफारती महाज में खुद को नुमायां करना हो, सब असूल नए सिरे से मुरतब किए जा रहे हैं। ऐसे में इस खित्ते का वाहिद फरसूदा निज़ाम और सोच की अक्कासी वाला मुल्क अफगानिस्तान है, जो आज भी पत्थर के ज़माने की अक्कासी करता है। अफगानिस्तान में मौजूद अफगान तालिबान की काबिज रजीम न सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि आम अफगान शहरियों के लिए भी किसी अजाब से कम नहीं है। बुनियादी सहूलियात हो या आज़ादी इज़हार हो, सेहत के मामलात हो या तालीम का हक हो, अफगान शहरी इन तमाम चीज़ों से महरूम है। वही अफगान तालिबान रजीम की वाहिद तवज्जो
भारत की प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने पर है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता दिनों हुए धमाके के हवाले से भी मजीद चीजें सामने आ चुकी हुई है। जराये के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से पहले फैजाबाद नाके को भी निशाना बनाने की कोशिश की। खुदकुश हमला आवर फैजाबाद नाके पर हमले के लिए पहुंच चुका था। तफ्तीशी जराये का बताना है कि धमाका करने की कोशिश के दौरान खुदकुश हमला आवर बारूदी मवाद की पिन न निकाल सका। मुलजिम को धमाका करने में नाकामी हुई और पिन ना निकलने पर मुलजिम वापस रावलपिंडी चला गया। जराये का कहना है कि मुलजिम ने चंद दिन बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश हमला किया, जिसके नतीजे में 13 अफराद शहीद और 30 जख्मी हुए। खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके नंगरहार से था और गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर्स भी अफगानिस्तान में फितनतुल ख्वारिज के रहनुमाओं के साथ राब्ते में थे और अफगानिस्तान से कलअदब टीटीपी के कमांडर मुसलसल हदायत दे रहे थे। रूस ने एक मरतबा फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश शुरू कर दी है। मास्को ने दोनों मुल्कों को एतमाद साजी के इकदाम बढ़ाने और दहशतगर्दी के मसले को संजीदगी से लेने का पैगाम दिया है। मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि तालिबान हुकूमत के अंदर वो दाखिली नज़्म मौजूद ही नहीं है जो इस मसले को मुकम्मल तौर पर रोक सके। सूरत हाल का एक और पहलू भारत का अफगानिस्तान में बढ़ता हुआ असर है। भारतीय इंटेलिजेंस और सफारती हल्के काबुल में दोबारा फाल हो चुके हैं और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे कई बार ये कह चुके हैं कि भारत अफगानिस्तान को एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि पाकिस्तान समझता है कि पाकिस्तान मुखालिफ गिरोह को भारत की पुष्पनाही खित्ते के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। इसी दौरान भारत के आर्मी चीफ के ताज़ा बयानात, जिसमें वो पाकिस्तान से दोबारा जंग और सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, उसने भी खित्ते में मजीद बेचैनी पैदा की है। वो एक तरफ जारहाना जबान इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दुनिया जानती है कि भारत की अमली साख तेजी से गिर रही है। कश्मीर से लेकर मणिपुर तक, नागालैंड से पंजाब तक, तमिलनाडु से आसाम तक भारत अंदरूनी खाना जंगी का शदीद शिकार है और अब बांग्लादेश में उनकी करीबी इत्तेहादी हसीना वाजिद के बिगड़ते सियासी अंजाम से भारत की तमाम प्रॉक्सीज को अब सबक सीखना होगा कि उसका अंजाम क्या होता है। हसीना वाजिद के खिलाफ फांसी के अहकामात की खबरें इस बात का सबूत हैं कि भारत की प्रॉक्सी सियासी खित्ते में ना इसके लिए फायदामंद रही और ना इस्तेहकाम ला सकी, बल्कि इस खित्ते को एक नई दहशतगर्दी की लहर में धकेल गई। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। ट्रिब्यूनल की जानिब से हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमात का 453 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी करते हुए शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म सुनाया। क्या भारत की प्रॉक्सी रहने वाली हसीना वाजिद के अंजाम से तालिबान सबक सीखेंगे? क्या रूस की सालसी अफगान तालिबान की काबिज रजीब को दहशतगर्दी से रोक पाएगी? क्या भारतीय आर्मी चीफ के गैर जिम्मेदाराना बयानात को संजीदगी से लेने की जरूरत है? क्या हम एक नई इलाकाई जंग की जाने बढ़ रहे हैं? और इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं राउंड अप में। खालिद साहब, अफगानिस्तान की सरजमी से होने वाली हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों, जिनका अब सबूत भी सामने आ चुका है, जिसमें इस्लामाबाद का धमाका हो या वाना मेडिकल कॉलेज पर हमला, इसके बाद आपके ख्याल में पाकिस्तान को सफारती दबाव बढ़ाना चाहिए या महदूद पैमाने पर सरहद पार जवाबी कार्रवाइयां नागुजीर हो चुकी है? बहुत शुक्रिया शरिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये बड़ा थिन लाइन है। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में शायद कह चुका हूँ कि ऑफेंस और पेशेंस के दरमियान हमें एक लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी। जाहिर है एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है जिस वक्त हिंदुस्तान हमें चाहता है कि हम ईस्टवर्ड की बजाय हम वेस्टवर्ड अपनी सारी एफर्ट लगाएं, हमारी फोर्सेस की डेल्यूशन हो, हमारी तवज्जो या सर्वेलेंस हमारी सारी उस तरफ हो, वो ये चाह रहे हैं। और जाहिर है ये हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी तो खिलाफ है। हमें डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डालना चाहिए और मिलिट्री ऑप्शंस को भी साथ साथ एज ए डिटरेंस रखना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमारी जो पावर टू हर्ट होती है वही पावर टू बार्गेन होती है। ये खौफ अपनी जगह रहना चाहिए। पहले राउंड में तो काम नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट को नहीं छोड़ना चाहिए, जिसके अंदर हमें ऐड करना चाहिए चाइना को भी, कम से कम रशिया ने ऑफर किया है उसको जरूर एंगेज करना चाहिए, और सऊदी अरब को, ताकि एक और एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन तालिबान को भी लगे और हिंदुस्तान की जो एक्सपोजर है वो भी हम हाईलाइट कर सकें। बिल्कुल सही सर, आपकी बात हमने की है। अब तो वो ट्राई कर रहे हैं, सालसी की कोशिशें कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि रूस की बात अफगान तालिबान को समझ आ जाएगी? क्योंकि रूस का एक खौफ और डर तो अफगानिस्तान में फिर भी मौजूद है। तो क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा इस दफा?
देखिए, रशिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है पॉसिबली। उसकी वजह ये है कि रशिया को एक एडवांटेज ये है कि उन्होंने अपनी एम्बेसी वहाँ खोली हुई है। हम्म, दूसरा एक एलिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि एक डिप्लोमैटिक रिलेटिवली उस तरह का रेलेवेंस नहीं इस खित्ते में रही रूस की। अब वो इसलिए नहीं रही कि अमेरिका के देख लें, आप प्रेसिडेंट घड़ी-घड़ी एक ही बयान दे रहे हैं और अपने आप को जताते भी हैं कि मैंने इस खित्ते में जंग बंद कराई, फिर वो और बहुत ज़्यादा तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को डाल रहे हैं। तो एक एलिमेंट ऑफ कनेक्टिविटी उनकी नज़र आती है। रियल में हम्म, कितनी है वो हम अलग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन रूस का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि वो उस तरह रेलेवेंट नहीं रहा। उसको डिप्लोमैटिक थोड़ी-सी आइसोलेशन एक और फ्रंट पे भी हो रही है कि यूक्रेन की जंग बंद नहीं हुई, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कामयाबी से दुनिया में ये बताने की कोशिश की है कि रूस नहीं मान रहा वरना यूक्रेन को मैं मनवा सकता हूँ और रूस इस तरह नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार। तो एक एलिमेंट ऑफ डिप्लोमैटिक फ्रंट पर आइसोलेशन मुझे थोड़ी नजर आती है रशिया की, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो करें। एक और जो कंसर्न रशिया का हो सकता है, जो आई एम श्योर होगा, जिसके पीछे ये उन्होंने जो ऑफर किया वो ये है कि जो उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स है, उसकी जी वजह ये है कि देखिए उनका बहुत ज्यादा कंसर्न इसलिए है कि उनका बॉर्डर मिलता है नॉर्थ में, स्टेक है उनके भी। नॉर्दर्न साइड में उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वो टेररिज्म या इंस्टेबिलिटी अपने नेबरहुड में या नियर बाय मुल्कों अंदर नहीं चाहेंगे, क्योंकि देखिए दहशतगर्दी की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। एक एलिमेंट ऑफ कंफर्ट नहीं आप कह सकते कि आपके नेबरहुड में अगर दहशतगर्दी हो रही है तो इट्स ओके। उनको हम्म, भी ये कंसर्न है कि स्पिल ओवर हो सकती है एक ये दहशतगर्दी, और दहशतगर्दी सिर्फ स्टैंड अलोन नहीं फिर आती है। आपने देखा वेपन्स भी आते हैं, ये ड्रग वाला भी एलिमेंट निकल आता है। तो बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशन है जिसकी वजह से रूस को एक कंसर्न होगा भी, होना भी चाहिए। और इसकी वजह से जैसे मैंने कहा कि उनका स्टेक बाकी मुल्कों की निस्बत ज़्यादा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। सही। तो डोंट यू थिंक कि अब पाकिस्तान को एक नए इलाकाई सिक्योरिटी ब्लॉक की तरफ जाना चाहिए जिसमें रूस, ईरान और चीन के साथ हम उसको ज़्यादा उसको फाल करें, क्योंकि अफगानिस्तान का असल मसला तो किराए के कातिल होने का है। जो उनको जो लीड भारत से मिलती है ये पैसे के एवज उससे करते हैं। तो ये नेटवर्क तोड़ना कितना ज़रूरी है और उस फिर एक नए ब्लॉक को बनाना। देखिए, ये नेटवर्क ही बुनियाद बना हुआ है इंस्टेबिलिटी की, बिकॉज़ इंडिया ने बहुत बड़ा या इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इतने दिनों में, क्योंकि उनको जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि उनकी ख्वाहिश होगी कि ईस्टवर्ड की बजाय वेस्टवर्ड हम देखें। अब इलेक्शन भी जीत गए हैं, इसका मतलब ये है कि जो हाइप क्रिएट की है इंडिया ने या इंडिया की बीजेपी और दूसरे अलायंस ने, उनको ये लग रहा है कि उसको पज़ीराई मिली है, जिसकी वजह से जो बिहार में इलेक्शन जीते हैं। जिसका मतलब ये है कि वो एक एलिमेंट ऑफ जिसको कहते हैं इनसिक्योरिटी, पाकिस्तान का नाम लेकर वो पैदा करने में कामयाब रहे हैं। ये एक बड़ी यूनिक या अनप्रेसिडेंट कह लें या अजीबो-गरीब डेफिनिशन है या डायनामिक्स है, जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि इतना बड़ा मुल्क है, जिसकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, मिलिट्री है, रक़बा है, आबादी है, हमसे ज़्यादा है। लेकिन वो जब भी इलेक्शन होता है, वो एंटी पाकिस्तान स्लोगन बड़ा कामयाबी से प्ले कर जाते हैं और वो लोगों के ज़हनों में डालते हैं कि हम अगर आए तो हम पाकिस्तान को यूँ कर देंगे, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, और शायद वो मेजॉरिटी ऑफ द लोग शायद मानना भी शुरू कर देते हैं, और यही एक एलिमेंट हो सकता है। लेकिन ये नेक्सस तोड़ना बड़ा ज़रूरी इसलिए है कि ये इसमें सिर्फ़ सबसे ज़्यादा एक एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन या कामयाबी इंडिया की लग रही होगी कि वो हमें अपनी तरफ रुजू करने की बजाय हमें वेस्टवर्ड हमें जी एंग्ज़ायटी या इनसिक्योरिटी पैदा करे। तो ये ब्रेक करना भी ज़रूरी है और दुनिया में इसको एक्सपोज़र करना भी ज़रूरी है, दुनिया में हाइलाइट भी, और एक डिप्लोमैटिक जिसको कहते हैं ना अवेयरनेस क्रिएट करना भी हमारी लाज़िम है हमारे। हाँ। सर बांग्लादेश के जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने वज़ीर आज़म हसीना शेख वाजिद को जो है इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। आप इस को कैसे देखते हैं? और दूसरा मुझे बताइए कि इस इंजाम के बाद आपको क्या लगता है कि जनूबी एशिया में जो भारतीय असर है क्या वो कमज़ोर होगा और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को सफारती सतह पर मिल सकता है? और क्या हसीना वाजिद का अंजाम देकर तालिबान को सबक नहीं सीखना चाहिए? देखिए सबक पर तो बाद में आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि हसीना वाजिद को जो सज़ा हुई है, एक तो एक लोगों की एक फीलिंग की एक्सप्रेशन है, जो एक एलिमेंट ऑफ नफ़रत है, और ख़ास तौर पे इतने साल तकरीबन 16 साल उन्होंने हुकूमत की, और ज़ाहिर है इंडिया की एक क्लोज़ कोलैबोरेशन से या सपोर्ट से ही की थी, क्योंकि आपने देखा था कि उनका रवैया वन साइडेड था, ऑलमोस्ट इंडिया की तरफ झुका हुआ था, जबकि लोग नहीं चाहते थे। और एक ऐसा वक़्त आया कि जब लोगों की राय को आप अहमियत ना दें, तो फिर लोग उबल पड़ते हैं और सड़कों पर आ गए। फिर आपने देखा ना पुलिस से कंट्रोल हुए, ना उनकी फ़ौज से कंट्रोल हुए। तो हम्म, ये एक एलिमेंट रिप्रेज़ेंट करता है लोगों की एक हेल्पलेसनेस कह लें या एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कह लें, जो उन्होंने एक किस्म की दिखाई है।
बांग्लादेश मैं खुद भी अपनी सर्विस के दौरान विजिट कर चुका हूँ। देखिए बाय नेचर वो लोग बहुत एक तो अमन पसंद है और दूसरा उनका बाय डिफॉल्ट इंडिया की तरफ उस तरह इंक्लिनेशन नहीं है जिस तरह सीना वाजिद ने दिखाई। और आप कह रही हैं कि ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो आप ताल्लुकात ऑलरेडी देख रहे हैं। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे चीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वो गए थे, अभी होकर आए थे। हमारे दूसरे ऑफिसर सीनियर ऑफिसर्स जाते हैं और वो उनकी ख्वाहिश है कि हम इंडिया के पंजे से या उनके कंट्रोल से या उनके इन्फ्लुएंस से हम निकल सकें और एक न्यूट्रलिटी के एलिमेंट के। और जाहिर है कि वैक्यूम क्रिएट हुआ है और बहुत अच्छी बात हुई है कि पाकिस्तान ने उसको वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की है। और ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा सबक है बाकी नेबरहुड मुल्कों के लिए भी कि अगर आप अपने पांव पर खड़े होना चाहते हैं तो आप हिंदुस्तान के खिलाफ कोई जंग नहीं जरूरी, डिप्लोमेटिकली कम से कम पॉलिटिकली और ट्रेड वाइज भी खड़े होंगे तो तब आप उनके पंजे से आजाद हो सकेंगे। वरना जाहिर है एक डोमिनेंस आपने बाकी छोटे मुल्कों पर देखी है हिंदुस्तान की है, जो कि जाहिर है मुझे लगता है, मैं भी श्रीलंका भी गया हुआ हूँ, अब वो नहीं चाहते उस तरह की डोमिनेंस, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो खड़ा हो जाता है। अल्लाह करे बांग्लादेश भी इतनी स्ट्रेंथ और हौसला पैदा करे। और सर ये भारतीय आर्मी चीफ की जो हालिया धमकियां में जबान जिसमें वो पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं कि पड़ोसियों के साथ कैसे पेश आया जाता है, हालांकि दुनिया जानती है कि मई में पाकिस्तान उनको कैसा सबक सिखाया है, मगर ये बयान एक एटमी मुल्क के आर्मी चीफ का है। आप इसे सिर्फ सियासी बयानिया समझते हैं? आपको क्या लगता है सिर्फ एक हमें फॉर द सेक ऑफ एक बयान पागलपन समझना चाहिए, या फिर ये एक नई जंग या कोई जंगी तैयारी की प्रॉपरली आप कहें कि कोई शक्ल नजर आ रही है, वार्निंग? चलिए देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग किस्म का उनका स्टेट ऑफ अफेयर्स या स्टेट ऑफ माइंड लगता है। कंफ्यूजिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा थ्रेट करते हैं, पाकिस्तान को वार्निंग देते हैं, पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस के खिलाफ कहते रहते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। और साथ ही उनके चेयरमैन जो हैं सीडीएस जो हैं उनके अनिल चौहान साहब, उन्होंने 2 दफा पब्लिक में आए हैं पिछले तकरीबन 6 महीनों में। मैं दोनों दफा हाईलाइट कर देता हूँ कि उनकी क्या माइंडसेट थी। एक तरफ वो ये कह रहे हैं जो आपने अभी हाईलाइट किया, जबकि दूसरी तरफ आपको याद होगा सिंगापुर के जो मीडिया था उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान सून आफ्टर मई जो 6-7 को उनके जहाजों की शूटिंग हुई थी उसके जवाब में कहा था कि जहाज होते रहते हैं, नुकसान हो जाता है फौज में, लड़ाई के अंदर हो जाता है और हमने रिकवर किया, अपने गलतियां रियलाइज की और हमने कम बैक किया 10 तारीख को 10 मई को। ये उनका बयान था। अब एक उन्होंने एम्बेरसमेंट हुई, दुनिया ने कहा कि अच्छा इसका मतलब आपका नुकसान हुआ है, आप माने हैं। दूसरी मुझे हैरत हुई थी कि ये कौन सी एयरफोर्स है जिसके पास तकरीबन 900-1000 फाइटर जहाज है और वो जंग के दिनों में ग्राउंड कर दी गई। और क्यों कर दी गई कि टैक्टिक्स फॉल्टी थे। आप जंग के दौरान कोई टैक्टिक्स इंप्रूव नहीं करते और वो भी पाक फिजाइया जैसी एयरफोर्स को आप एंगेज कर रहे हैं और फिर दरमियान में सबक करना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट अपने लेसन ड्रॉ करना चाहते हैं। पहली बात तो ये। और दुनिया की कोई एयरफोर्स चाहे अफ्रीका के 10 जहाजों वाली भी कोई एयरफोर्स होगी वो भी जंग ग्राउंड करने के लिए नहीं लड़ी जाती और जंग ग्राउंड करने वाली कोई एयरफोर्स दुनिया में नहीं होती, आप जंग में लड़ाते हैं। एक बात, एक बयान उन्होंने वो दिया था मई में और अभी वो कहते हैं कि जनाब हमें क्योंकि हमारे नाम पे फंड लिए जाते हैं, हमें पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो एक तरफ एक डिफीटेड माइंडसेट आप देख पाते हैं और ये ट्रिकल डाउन करता है डाउन टू द सोल्जर, द सेलर, द एयरमैन। ये नहीं होता कि आपका चीफ ये होता है या कमांडर आपका कह रहा हो हेल्पलेसनेस शो करे और आप जंग के लिए अग्रेसिव शो करें। उनके एपी सिंह एयर चीफ मार्शल जो इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने भी यही किया था। 9 जनवरी को उनका एक सेमिनार उठाकर देख लें, उन्होंने एक पब्लिक सेमिनार में कहा था कि मुझे ज्यादा जहाज चाहिए ताकि मैं रेलेवेंट रह सकूं और दुश्मन पर अपना खौफ रख सकूं। ये 9 जनवरी 2025 की बात कर रहा हूं। बेबसी देखिए कि क्या कहते हैं। और फिर चले आगे आते हैं 30 मई को जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था, दोबारा वो पब्लिक में आकर कहते हैं जब अपने जहाजों का नुकसान हो चुका था, उसमें वो ये नहीं कहते कि हमने कितने जहाज मारे थे, उसमें उन्होंने ये कहा कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं किसी भी कंपनी से किसी चीज का तो मुझे सिग्नेचर करते वक्त पता होता है कि ये डिलीवरी टाइम पर नहीं होनी, लेकिन हम फिर भी साइन कर देते हैं। यानी एक और बेबसी है, यानी आप इतनी हेल्पलेसनेस है कि आप दस्तखत करते हैं लेकिन आपको पता होता है कि वो टाइम पर नहीं मिलेगा। जबकि हमारी फिजाइया जिसका मैं प्रीव्यू बता सकता हूं कि इधर कोई एलिमेंट ऑफ हेल्पलेसनेस या फ्रस्ट्रेशन नजर नहीं आती। हमारा हर प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह टाइमलाइन से आगे होता है। एक एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी ना सिर्फ एयर चीफ के जेहन में होती है बल्कि फॉलो करने वाले भी उसको पैशनेट फॉलो कर लेते हैं। इंस्पिरेशन डायरेक्टली होती है जब आप अपनी पॉजिटिव दिखाएं, आप इंस्पिरेशन हो, आपकी टाइमलाइंस मीट कर रही हो और आपको पता हो कि हम पोटेंसी डेवलप करके एक अपनी लिथैलिटी डेवलप कर रहे हैं। ये मैं इस तरफ देखता हूं लेकिन उस तरफ मुझे अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आ रहा और मैं अपना गैस नहीं कर रहा, उनके खुद सरबराह ऐसे कह रहे हैं जिसकी तरफ आप पॉइंट आउट कर रही हैं।
वही ना, इनसे धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो भारत के अंदर भी कितना अनरेस्ट है, कितनी खाना जंगी का है, कितनी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं इस टाइम पर, गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रही हैं। वो अनरेस्ट भी एक चैलेंज है। दूसरा, अभी जो ये हसीना वाजिद का जो फैसला आया है सजाए मौत का, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की तरफ से भी कोई उनको हवालगी की जानिब से कोई कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, डिप्लोमेटिक प्रेशर तो ज़ाहिर है इंडिया चाहेगा कि ना ले, यानी कि वो प्रेशराइज किया जाएगा। बांग्लादेश चाहेगा कि ऐसा हो कोई, और पब्लिक डिमांड भी होगी आई एम श्योर। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की रेलेवेंस इंटरनेशनल फोरम्स पर डिप्लोमेटिक भी बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक ट्रेड भी उसके बहुत ज्यादा है, शायद वो प्रेशर ले पाए। लेकिन ये डेफिनेटली कोशिश होगी बांग्लादेश के लोगों की कि अगर वॉर क्राइम्स की प्राइम मिनिस्टर है और ज़ाहिर है उसकी कौम उसको अकाउंटेबल करना चाह रही है, तो ज़ाहिर है कम्युनिटी को, ओवरऑल जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको साथ देना चाहिए। लेकिन रिलेटिवली मैंने पहले भी अर्ज किया कि कोई भी 2 मुल्क या 10 मुल्क भी अगर सपोर्ट करेंगे बांग्लादेश को, तो वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट में करेंगे कि उनकी अपनी क्या नेशनल इंटरेस्ट है। जब दोनों किसी भी मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज नहीं करती एक मुल्क के साथ, तो वो मोर ऑफ अ लुक द अदर साइड वाले ऑप्शन करते हैं, लेकिन फिजिकली, पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली को बहुत ज्यादा मीनिंगफुल सपोर्ट नहीं करते। मुझे इसलिए शक है कोई इतना ज्यादा मटेरियलाइज होते नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इंडिया के टाइज, जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल, ट्रेड, बिजनेस और सारे बहुत ज्यादा है दुनिया के साथ। तो शायद ये चलता रहे, लेकिन मैनिफेस्टेशन नियर फ्यूचर मुझे नजर नहीं आ रही। सही। और ये जो भारत ने हाल ही में अपनी तीनों अफवाज की मशकें की थी, वहीं इस वक्त पाकिस्तान में उर्दन के शाह अब्दुल दोम भी मौजूद हैं, फौजी मशकें हो रही हैं। आप इन मशकों को किस तरह से एनालाइज करेंगे ऐसे मौके पर जब अफगानिस्तान और भारत दोनों बॉर्डर्स पर हमारे बड़े सख्त मसाइल हैं? देखिए, ये मशकों का एक तो वेदर या मौसम या कैलेंडर वाइज तो ये आइडियल मौसम होता है अक्टूबर और नवंबर में, क्योंकि इसमें बारिशें खत्म हो चुकी होती हैं, फ्लड्स वगैरह का मौसम गुजर गया होता है, सर्दी अपनी सवेर नहीं इतनी आई होती। तो ये वेदर वाइज तो फ्लाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राउंड ट्रूप्स की मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अदरवाइज जैसे मैंने हमारे मुल्क में आमतौर पर गर्मी होती है, तो वेदर वाइज तो ये अच्छा मौसम होता है। जॉर्डन के जो किंग यहाँ पर आए हैं, ये बहुत पॉजिटिव सिग्निफिकेंस है। इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है कि वो खुद भी एक फाइटर पायलट भी हैं, और मिलिट्री यूनिफॉर्म भी आपने देखा है वो पहनते हैं, हमें नजर आते हैं। इनके जो वालिद थे शाह हुसैन, वो खुद भी एक फाइटर पायलट थे, बल्कि आपके व्यूअर्स को याद कराता चलूं कि वो खुद अपना बोइंग उड़ाकर वापस लाए थे, अमेरिका में अंडर ट्रीटमेंट थे, और वो खुद उड़ाकर लाए थे जब उन्होंने हैंडओवर किया था इनको कमांड अपने बेटे को, अब्दुल्ला, किंग अब्दुल्ला को। ऑल्दो वो सिंबॉलिक ज्यादा था क्योंकि वो इतने शदीद बीमार थे, और वो एक और नई डिस्कशन है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनका फैमिली का, हैशमाइट फैमिली जो है, इनका मिलिट्री से ट्रेडिशनली ताल्लुक रहा है। ये फोर्सेस में अपने आप को बड़ा कनेक्टेड रखते हैं, फिजिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं, फाइटर जहाज तक उड़ाते रहे हैं इनके वालिद भी और ये भी। तो इस बैकड्रॉप के हिसाब से उनकी एक इमोशनल कनेक्टिविटी आर्म फोर्सेस के साथ बनती है, और वो कॉम्प्रीहेंड भी बेहतर कर पाएंगे। तो ये अच्छा साइन है कि जॉर्डन की डिपेंडेंसी आज की नहीं है, बहुत सालों से पाकिस्तान की एयरफोर्स के भी पायलट्स, हम लोग भी जॉर्डन में जाकर लड़ते भी रहे हैं इनके बिहाफ पे। बड़ी क्लोज मिलिट्री अलायंस भी रही है, और आई एम श्योर अब दुनिया के बहुत सारे मुल्क, पर्टिकुलरली मैं एयरफोर्स का बता सकता हूँ कि इंटरेस्टेड भी हैं कि हमारे साथ मिलकर कोई कोलैबोरेशन करे और कोई ट्रेनिंग हम देने की पोजीशन में हो किसी को। और कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई ये जो पाक सऊदीया दिफाई मुआहिदा है उसका हिस्सा भी उधर भी बच जाए? जी, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसका कनेक्टिविटी या डिपेंडेंसी अमेरिका पर मैं बहुत ज्यादा देखता आया हूँ, क्योंकि अमेरिका का बहुत इन्फ्लुएंस है उनके स्पेयर पार्ट्स पर भी, उनकी ट्रेनिंग पर भी, उनके जो इक्विपमेंट या फाइटर जहाज भी लिए हुए हैं। अमेरिका आमतौर पर इन सारे मुल्कों को जो मिलिट्री हार्डवेयर देता है, नंबर 1, लेकिन देता भी एक एक्सपोर्ट वर्जन है। इनके पास जो फाइटर जहाज हैं, वो वही जहाज अगर वो इजराइल को देता है तो उनको मिसाइल्स भी ऑलमोस्ट डबल रेंज के देता है, और इंजन भी उनको ज्यादा पावरफुल देता है। जबकि इन मुल्कों को, इजिप्ट को या जॉर्डन, इन मुल्कों को जब मिलिट्री हार्डवेयर देता है तो वो लिमिटेड एडिशन कह लें या एक्सपोर्ट वर्जन देता है, जो उनकी काबिलियत नहीं होती। ये डिपेंडेंसी रही है उनकी। मैं आपको F-16 की मिसाल दे देता हूँ। इजिप्ट के पास 200 F-16 है, हमारे पास 75 है सिर्फ तकरीबन। उनके पास जो 200 F-16 है वो इजराइल के मुकाबले में उनके इंफीरियर उनको मिसाइल लगे हुए दिए हैं। दैट मींस उनके मिसाइल की जो मैक्सिमम रेंज है 35 से लेकर 60-70 किलोमीटर तक है, जबकि वही जहाज जो अब इजरायली उड़ा रहे हैं उनकी रेंज है तकरीबन 125 से 150 किलोमीटर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स की रेंज है। तो ये इस तरह डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका करता आया है। वैक्यूम बनता है, हमें रियलाइज इनको कराना चाहिए, जैसे कि हमारे पास JF-17 थंडर एक बहुत बड़ी ऑप्शन है। अगर वो, जैसे मैंने कहा, उस इन्फ्लुएंस से निकलना चाहते हैं तो पाकिस्तान बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेट ऑफर कर सकता है।
तो हमारे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मिसाइल्स हैं F-16 पर लगे हुए हैं, नो डाउट उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। लेकिन जो J-10C पर आपने PL-15 देखा तकरीबन 200 किलोमीटर का, तो हमारे मिसाइल्स की रेंज या टेक्नोलॉजी की रेंज उनसे ज्यादा बेहतर है। अभी भी हम ट्रेनिंग उनको देते आए हैं, वो आई एम श्योर, मुझे लगता है कि वो इंटरेस्टेड होंगे कि हम अपनी ट्रेनिंग खासतौर पर फिजाइया की एक्सटेंड करें, और हम पहले भी करते आए हैं। हमारे सैफुल आजम एक पायलट होते थे जो जिनका ताल्लुक ईस्ट पाकिस्तान से था, उन्होंने जॉर्डन की तरफ से जंग भी लड़ी हुई है और इसराइल के जहाज भी तबाह किया हुआ है जॉर्डन की तरफ से लड़ते हुए। हमारे आज नहीं है, बहुत सारे हमारे पायलट जाते रहे हैं उनकी ट्रेनिंग करने के लिए, तो जॉर्डन की बड़ी क्लोज हमारे साथ एफिलिएशन रही है। हम उसको रिवाइव करना चाहिए ताकि हम जाके एक्सटेंड कर सकें और हमारा फुट होल्ड दोबारा हो सकेगा मिडल ईस्ट। सही सर, Z-10 ME2 की भी नुमाइश हुई है और अब इसे पाकिस्तान फौज में भी शामिल किया गया है। इसके हवाले से आप हमें बताएं कि इसकी क्या खुसूसियात हैं। जी देखिए, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसको एम्प्लॉय वॉर जोन में बहुत इफेक्टिवली किया जा सकता है। इसके पास वेपन कैरिंग कैपेबिलिटीज ज्यादा है, इसके पास खुद बचने के ज्यादा एक ऑप्शंस हैं, सर्वाइवल खुद एबिलिटी है, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बड़ी कॉम्बैट की अच्छी है और इसकी प्रिसीजन बहुत ज्यादा आ गई है। जो अभी वेपन्स पुराने होते थे, जो खासतौर पर रॉकेट और दूसरे मिसाइल्स होते थे एयर टू सरफेस, उनमें उस तरह प्रिसीजन नहीं होती थी और टारगेटिंग उस तरह नहीं कर सकते थे। अब इसके पास वैरायटी ऑफ वेपन जिसमें बहुत ज्यादा है और लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है जैसे मैंने कहा, और फ्यूल ज्यादा होने की वजह से इसकी डिप्लॉयमेंट रेंज ज्यादा है। तो ये मुझे लगता है कहीं ज्यादा कारगर है एज कम्पेयर टू जो कोबरा हेलीकॉप्टर हमारे पास अमेरिका के होते थे, और जाहिर है वो बहुत पुराने हैं निस्बतन एज कम्पेयर टू जो ये हेलीकॉप्टर है, तो ये बहुत अच्छा एक एडिशन है ऐसे। ठीक, बहुत शुक्रिया एयर कमांडर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।